नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिक्स वो होती है जहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ को आप दिखाते हैं, और स्ट्रेंथ अगर दुश्मन कंट्री में बैठकर दिखाई जाए, इससे बड़ी पॉलिटिक्स कोई हो नहीं सकती। और ये काम कोई और नहीं कर सकता था। हमने 75 साल में अपने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बिल्कुल साइड पे खड़े हुए हमने देखा है। इस बार सेंटर स्टेज पे खड़ा हुआ देखा, सारे वर्ल्ड लीडर्स को आकर मिलते हुए देखा, जबकि दूसरे कंट्रीज के जो प्रधानमंत्री हैं वो पीछे पीछे चल रहे थे कि यार मेरी तरफ देख तो लो, थोड़ी स्माइल तो दे दो, लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया, क्योंकि मोदी जी ने सबको पहले बोल दिया था इसकी तरफ मत देखना, ये कटोरा लेके खड़ा है। तो ये तो हो गया डिप्लोमेसी। लेकिन कुछ और भी किया। हमने मैसेज भेजा चाइना को, हमने मैसेज भेजा दुनिया को, इंक्लूडिंग अमेरिका को, कि एक ललकार है कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चलेगा। अब तुम अकेले एक दादा नहीं हो। ये चाइना को भी बोला, अमेरिका को बोला, हम भी हैं जो लाइन में खड़े हैं, नॉट ऑफ भिखारी, हम लाइन में खड़े हैं वर्ल्ड पावर की, कि अब तुम अगर वर्ल्ड पावर हो तो हम भी कम नहीं है। ये जो ललकार दी गई है दुश्मन कंट्री से, इसकी रेपरकेशंस, इसका अर्थक्वेक ये पूरे दुनिया में पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप तो सोने चले गए, उन्होंने ट्वीट कर दिया गुड नाइट कि मेरा काम खत्म हो गया। अब तो ये जो दुनिया जो थी ये यूनिपोलर नहीं, ये मल्टीपोलर होके रहेगी, क्योंकि मोदी ने बोला है। अब मोदी जो बोलते हैं वो करते ज़रूर हैं, और जो नहीं बोलते वो तो पक्का ही करते हैं। अब क्या बोला है और क्या नहीं बोला, इन दोनों के ऊपर बात करते हैं जो एससीओ में इन्होंने किया। अब आप बोलेंगे यार एससीओ का खत्म हुए 24 घंटे हो गए, तुम अभी भी इसका स्यापा लेके बैठे हो। और भैया जियो पॉलिटिक्स अगर सीखनी है कि अर्थक्वेक कैसे आता है, कैसे आप मनूवर्स को करते हो, तो इस एससीओ की मीटिंग में जो फाइनल डॉक्यूमेंट साइन हुआ है उसका विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। जो मंजरी जी ने पूरी रिसर्च करी, इसको एक एक करके उसके धागे खोलेंगे कि जियो पॉलिटिकल मास्टरपीस वो क्या है। वो एससीओ की जो फाइनल वर्जन आया उसके ऊपर है, इसलिए इसको समझना भी ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है। महेंद्र जी, स्टेज इज़ योर्स, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। ये जो अर्थक्वेक लेके आए मोदी जी, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड तो आपने बोल दिया, ये सुनने के लिए बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन इसकी अर्थक्वेक की जो रेपरकेशंस है, इसकी जो जो कंपना है वो तो पूरी दुनिया में पहुंच रही है। जी जैसे आराम मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है, लोग ये सोचते हैं एक पावर अमेरिका है, दूसरा पावर चाइना है, तीसरा पावर भारत है। भारत क्या कर रहा है? रशिया को भी मौका दे रहा है, इस सेक्टर में तुम किंग बन जाओ। तेल के सेक्टर में आप हैं, कनेक्टिविटी के सेक्टर में आप हैं। हम इस चीज को कहते आए हैं कि मोदी बड़ी लाइन खींचते हैं। तो यूएन एक को हमने जाकर के बोला कि आप व्हाइट वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन छोड़ करके पूरे दुनिया का लीजिए। यूएन उस चीज को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया, तो हमने क्या किया, G20 को G20+ कर दिया। इसी तरीके से ब्रिक्स को हमने एक्सपैंड किया, और अब इस समय हम एससीओ से कर रहे हैं। अब एससीओ में अजरबैजान आने की कोशिश कर रहा था, तो हम वहां पर उसको काउंटर भी कर रहे हैं कि अजरबैजान जैसी कंट्रीज जो ओपनली टेररिज्म को प्रमोट करती हैं वो नहीं आएंगे। तो ब्लॉकिंग द ऑड्स आउट एंड कीपिंग द थिंग्स, हम उसमें हर एक का रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़ा रहे हैं। कि तो अभी तक एससीओ में चाइना डोमिनेट करता था, पहली बार एससीओ में भारत डोमिनेट कर रहा है। और भारत के डोमिनेशन का मतलब है जितने छोटे छोटे देश हैं, ये इधर के हैं, जापान है, जापान की एंट्री हो रही है, इस तरह के लोग जो छोटे पर साइडलाइन है, ये सब आकर के सेंटर स्टेज लेंगे। और इनके अंदर जो कुछ खासियत है, कमोडिटी है, किसी का प्रोडक्ट है, ताइवान के पास प्रोडक्ट है, बलूचिस्तान है, अभी आया नहीं है पाकिस्तान के अंडर रिप्रेजेंटेशन, उनके पास कमोडिटी है। तो वो हम हर एक की जो गुण है उसको आगे ला करके उनको मौका देंगे, यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड वी विल ऑल लिसन टू यू, एंड एक हार्मोनी बनाएंगे। अभी तक क्या था कि वन साइज फिट ऑल, जो वेस्ट ने बना दिया आपको वो एक्सेप्ट करना है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि भाई इसकी ये रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी हम उसको एड्रेस करेंगे, साथ देंगे। एंड दिस इज अ गेम चेंजर, क्योंकि अब किसी एक की मर्जी नहीं चलेगी। जैसे जैसे विश्व के देश स्ट्रांग होते जाएंगे अपनी लाइंस में, वो अपनी बात अपने टर्म्स पे रखेंगे, और तब किसी एक करेंसी की हेजेमनी नहीं चलेगी। तो
जब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं तो डी-डॉलराइजेशन उसके साथ, मतलब आप ये कह लीजिए हैंड एंड ग्लव की तरीके से हमारे पास आता जाता है कि आपको डॉलर कलेक्ट करने हैं, उसको अमेरिका में पार्क करना है, ट्रेजरी बिल करे, सब खत्म। अब आप एक काम कीजिए, सोना खरीदिए, गोल्ड बैक करेंसी रखिए, आपकी जो कमोडिटी है आपके पास, और जो आपकी कमोडिटी और करेंसी की डिमांड है उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट होंगे। कोई एक सिस्टम नहीं होगा। तो जब एक सिस्टम नहीं होता ना, एक राजा है उसका सर काटा, आपने गेम जीत लिया। शतरंज ये है। लेकिन अगर 10 राजा है तो आपकी हेजिंग हो जाती है। तब आप 10 को एक साथ कैसे खत्म करेंगे? दैट्स द पॉइंट। और मोदी इस चीज को ले आए हैं। जैसे हमारे यहाँ पुराणों में कहा उसका था कि त्रिपुर था, 3 फ्लोटिंग सिटी है, अब उनको तीनों को एक साथ एक ही समय में खत्म करना है, वरना जो बच जाएगा वो दुनिया पे कहर ढा देगा। ये स्टोरी हमने अपनी पुराणों में पढ़ी है, तो मोदी जी ने भी पुराण अच्छे से पढ़े हैं। उन्होंने कहा ठीक है, भगवान जी ने 3 सिटीज खत्म की थी, हम 10 बना देते हैं। अब जो वो 10 फ्लोटिंग सिटी है, वो हर एक का अपना दिमाग है, हर एक अपने हिसाब से चल रहा है। उन सबको जो है, और उसके बाद क्या किया, सबकी आपस में दोस्ती करा दी। इस तरह से कोई एक खत्म हुआ तो तुम 9 बचोगे, तो एक एक करके खत्म करना आसान है, जो अभी तक इन्होंने किया। इसलिए 10 इकट्ठे रहना, ताकि कोई एक भी खत्म ना होने पाए। हमको मालूम है हमारा दुश्मन कौन है, और उस डीप स्टेट को, हम की दुश्मनी को हमने प्रैक्टिकल टर्म्स में दुनिया को समझा दिया। और दिस इज वाई दुनिया हमारे साथ आने के लिए तैयार है, क्योंकि हर जना उसी तंत्र का शिकार है जो वेस्ट ने बना दिया। तो अब आप अगर देखिए, हम अपने यहाँ संविधान संशोधन कर रहे हैं और बहुत सारी जगह पर हो रहे हैं। हम अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम सुधार रहे हैं, बहुत सारी और जगह पे। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के, जिसे कहते हैं ना, स्टेपिंग स्टोन्स हैं, जिसपे धीरे धीरे चल करके हम उस सपने को साकार कर लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर ये हुआ, equal representation of all the countries, irrespective how big, how small you are. You all are important and we will respect you all. This is the first statement which was given. इस शुरुआत की थी छोटे छोटे देशों की इंडिपेंडेंस डे पे कॉन्ग्रेचुलेट करने पे, कि आप स्वतंत्र हुए, इसके लिए आपको बधाई, आपकी स्वतंत्रता के लिए बधाई, और आप स्वतंत्र रहें, ये हमारा मैसेज है यहाँ से। जब मंजरी जी, यूनिपोलर वर्ल्ड, हाँ आप सोच के देखिए, 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, हर रोज़ किसी ना किसी का इंडिपेंडेंस डे होता है। आपने आज तक तो कभी किसी को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, और चाइना में बैठकर आप सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आपकी इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि चाइना का स्टेक है वहाँ पर और हम भी वहाँ पर अपने स्टेक्स को बढ़ाते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये भी एक स्ट्रेटेजिक चीज़ है? मल्टीपोलर वर्ल्ड इसी को बोलते हैं कि ये किसी एक की जागीर नहीं है, ये सबको बिलोंग करती है। और हम, क्योंकि मोदी जी ने स्पेसिफिकली बोला हम सेंट्रल एशिया को बधाई देते हैं, और सेंट्रल एशिया में हम चार बाहर से अपनी कनेक्टिविटी को भी बना रहे हैं। आपको नहीं लगता ये डायरेक्टली एक मैसेज है? इसी पे आ रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जरूरी है कि आपकी एक बेल्ट हो, आपकी एक रोड हो, रेलवे हो, शिपिंग लाइन हो, सब कुछ है। लेकिन अगर ये सिंगल सिंगल रहेगी तो उस पे किसी एक देश, किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल होगा। तो मल्टी शिपिंग रूट्स, मल्टी रेट रूट्स, मल्टी रेल रूट्स, रोड, ये सारी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, और ताकि किसी एक पर कब्जा ना करा जा सके। अब चाइना ने बेल्ट एंड रोड को बहुत अच्छी तरीके से किया अपने गुड्स के लिए, लेकिन उस पे किसका कब्जा था? उस पे फोर्स भी चाइनीज थी, मटेरियल भी चाइनीज था, उस पर पूरी मोनोपोली चाइनीज थी। जो मोदी जी ने किया, जो वो आईमेक बना रहे हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे हैं, ये सब चीजें बना रहे हैं, उसमें क्या है, अगर वो ईरान में है तो मोनोपोली ईरान की है, अगर वो रशिया में है तो मोनोपोली रशिया की है, अगर वो किर्गिस्तान में है तो मोनोपोली किर्गिस्तान की है। आप अपना अपना चीज देखिए, और हारमोनियस है। तो वो जो एक जो अभी ट्रेड रूट्स हैं वो वेस्ट सेंट्रिक हैं, जो चाइना ने बनाया वो चाइना सेंट्रिक है, जो मोदी बना रहे हैं वो कॉमन है, वो सबके लिए, वो कॉमन इंटरेस्ट में आ रहे हैं।
तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में इन्होंने बेल्ट एंड रोड को भी, अब जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन आसानी हो गई, आपके रिसोर्सेज पे आपका कब्जा होगा, डॉलर करेंसी हट गई, तब आप क्या करेंगे? अपनी चीज को आप आराम से वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। कोई कहेगा मेरे पास तेल है, कोई कहेगा मेरे पास टूरिज्म है, कोई कहेगा मेरे पास रबर है, और सब चीजों को आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, और उसके बाद उन सब चीजों का दाम तय होगा, उनकी आवाजाही होगी। किसी के पास रेयर अर्थ मटेरियल है, किसी ने एक खदान मिलने के बाद दूसरा खोजा ही नहीं है, तो अब उस कंट्री में जहां एक यूरेनियम की मान लीजिए या प्लैटिनम की माइन मिली है, वहां और ढूंढा जाएगा, आसपास हो सकता है थोड़ी दूर पे दूसरी हो। तो इस तरीके से वो लेकर के आ रहे हैं, और सेंट्रल एशिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफ्रीका डोमिनेट कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे बाहर आ रहा है, अफ्रीका भी आ रहा है, लैटिन अमेरिका भी आ रहा है, यूरोप और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इनके पास है। अगर एशिया जीत जाते हैं तो इन्होंने दुनिया जंग जीत ली। और हम सेंट्रल एशिया पे देखिए, साउथ एशिया में 3 देश मेन है, वो एशिया में 3 देश मेन है, भारत, रशिया और चाइना। इसका तो कंसोर्शियम बन गया एक सेपरेट। आपने 30% को एक झटके में निकाल लिया इस हेgemony से। अब सेंट्रल एशिया में काफी बड़ा एरिया है, काफी कम पॉपुलेशन है, काफी सारे रिसोर्सेज हैं, राइट? आप इनको अगर निकाल लाते हैं तो कंप्लीट हो गया। और जो साउथ ईस्ट एशिया है, इंडो पैसिफिक का नाम करके आपने मोदी जी को दे दिया है, और वो धीरे धीरे उसको फिजी जैसे आइलैंड में भी जा जा करके उसको बुला बुला करके उसको ठीक कर रहे हैं। तो वो काम चल रहा है। आपके पास अभी एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करके सेंट्रल एशिया से कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन आपकी शुरू से क्रिएट करके रखी है। तो उसका इफेक्ट आपके होम टर्फ पे भी है, और उसका इफेक्ट आपकी प्रोडक्ट टर्फ पे भी है। आप सबसे ज्यादा तेल वहां से लेते हैं। अब जो मोदी की सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, या मैं ये कहूंगी पूरा एशियन अकॉर्ड है, वो इस तरीके से है कि अगर हमने एशिया वहां से माइनस कर लिया और हम यूरेशिया कनेक्टिविटी पे आ गए, तो हम वेस्ट का आधा हिस्सा हम ले जाएंगे। यूरोप को अभी मालूम है तेल के लिए, खाने के लिए, सबके लिए वो एशिया पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वहां कुछ नहीं होता और वहां वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ हो भी नहीं सकता। तो यूरोप अपनी डिपेंडेंसी एशिया से है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, और अमेरिका का वासल बना हुआ है। आपकी राजनीति क्या है? आप यूरोप को एशियन कनेक्टिविटी दे करके अमेरिकन हेजेमनी वहां से खत्म कर दीजिए। थैंक्स टू कोविड कोई वहां पर चाइना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। थैंक्स टू रशिया यूक्रेन वॉर, कोई वहां रशिया को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। स्टेज इज ऑल सेट फॉर यू, यू हैव टू जस्ट सिंपली वॉक एंड सिट ऑन द थ्रोन। और वही चीज जो है सेंट्रल एशिया अकॉर्ड में ये कर रहे हैं। अगली चीज बड़ी सुंदर तरह से वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी सभ्यता है, तुम्हारी संस्कृति है, ब्रिंग इट ऑन, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो वेस्ट का क्या है? वही क्रिश्चियन वेडिंग्स, वाइट गाउन्स, और ये बिल्कुल एकदम बेरंग फीकी जिंदगी। हमने उनको पूरा रंगों भरा गुलदस्ता दे दिया। वो कह रहे आप कुर्द हैं तो आप अपनी कुर्द एथनिसिटी वो करिए, आप बलोच हैं, आप बलोच एथनिसिटी के साथ आइए, आप चाइनीज हैं, आप चाइनीज एथनिसिटी के साथ आइए। वी वेलकम देम ऑल। और हम एक काम इसके साथ और कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ ये मंदिर है ना, ये मेरे गणेश जी हैं, ये मेरे शिव जी हैं। तो अभी हमने जापान के साथ ये किया कि तुम्हारा ये देवता मेरे इस देवता से मिलता जुलता है, सो वी हैव सेम कल्चर। तो उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी हम निकालते आ रहे हैं। अच्छा, कुर्द हो, पीकॉक गॉड को वर्शिप करते हो, मेरे श्री कार्तिकेय भी पीकॉक की सवारी करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पीकॉक गॉड मेरे कार्तिकेय है। इंडो कुर्द अलायंस इज स्ट्रॉन्ग। अब आपके लिए वहां से, अब कुर्दों का यूज ये क्या कर रहे थे, आईसिस के खिलाफ इन्होंने टेरर में यूज करना शुरू किया था। कुर्द को जब आप पीकॉक गॉड से कनेक्ट करते हैं तो जो शिफ्ट है वो हमारी तरफ आ जाता है, एशिया अकॉर्ड इम्प्लीमेंट हो जाता है, और तब आप धीरे धीरे उस स्थान में जाकर के आईसिस को बैक ट्रैक करने में इनकी मदद करने लगते हैं। तो हम टेरर खत्म कर रहे हैं। टेररिज्म इज अ मेन पॉइंट यहाँ पर। तो
हम टेरर को खत्म करें और औरों को भी मदद करें कि आप अपने घर में टेरर खत्म कीजिए। ये पॉलिसी ना तो चाइना की है ना अमेरिका की है, ये सिर्फ भारत की है। टेरर के ऊपर एक ही चीज। अब कई लोग आते हैं इसमें कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पहलगाम हुआ तो तुमने भी तो जफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट कराया। भाई वो टोटल इंडिजिनस था। कुछ लोगों ने घात लगाया, ट्रेन के आने जाने का टाइम एक होता है, उन्होंने बैरिकेड लगा के ट्रेन रोकी, चढ़ गए और मार दिया। यहाँ पर आपको ट्रेन पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑपरेटिव मिले, सैटेलाइट इमेजेस मिली, पूरा नेटवर्क मिला जैश वगैरह का। यहाँ पर बंदूकें विदेशी थी, उनकी गोलियां विदेशी थी। ये और उसमें अलग है। बलूचों ने वो इंडिजीनियसली किया, हमें जो टेरर अटैक का सामना करना पड़ा उसमें इंटरनेशनल सपोर्ट। सैटेलाइट इमेज, पाकिस्तान की कोई सैटेलाइट नहीं है, उसके पास अगर पहलगाम की सैटेलाइट थी तो अमेरिका का हेल्प यहाँ पर दिख जाता। तो इस चीज को हटाया। अब ईरान और इसराइल के अंदर उन्होंने क्या कहा कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक करना इज अ टेरर अटैक। जब आपके पास या तो आप अपने सारे बॉम्ब्स जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, और अगर आप अपने बॉम्ब्स नहीं डिस्ट्रॉय करें तो दूसरे को आप मना नहीं कर सकते। ईरान की जो एनर्जी इश्यूज हैं वो एटॉमिक एनर्जी से ही निकलेंगे, उसकी ऐसी सिचुएशन है। ठीक, तो आप अपनी ईगो के लिए किसी देश को हॉस्टेज नहीं रख सकते। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर में कुछ पैक्ट्स चलते, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने कुछ पैक्ट्स ईरान के साथ साइन किए थे, क्योंकि ईरान के कामिकाजी ड्रोन अगर पाकिस्तान को मिल जाता है बहुत स्ट्रांग हो जाता। तो आपने क्या किया था, उस समय ईरान को अपनी साइड ले लिया था। अब आपका वफादारी देने का वक्त आया, आपने साफ साफ कहा कि आपने जो ईरान के ऊपर अटैक किया है इट वाज अ टेरर अटैक बाय टू कंट्रीज, अमेरिका एंड इसराइल। इस चीज को जैसे ही आप इस्टेब्लिश करते हैं, अभी अमेरिका ने यमन के पीएम का जो स्ट्राइक की थी, यमन के पीएम नहीं रहे हैं, यमन इज बर्निंग एट द मोमेंट। इन चीजों को हम लेके आ रहे हैं। अभी तक किसी भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर अमेरिका की टेरर, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड टेरर का कोई जिक्र नहीं हुआ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने लगभग एज अ पिनाकल वहां पर, मतलब उस मुकुट में कोई मणि थी तो वो मोदी थे, और उस मणि ने ये कह दिया है कि अमेरिका ऑर्केस्ट्रेटेड टेरर ऑन ईरान हेल्पिंग इजराइल। ये बहुत बड़ा, क्योंकि आज तक टेरर अटैक है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये अमेरिका डिसाइड करता था। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ये डिसीजन पावर उनसे छीन ली है। सो दैट इज ऑल्सो वन बिग थिंग। और दूसरी चीज है, न्यूक्लियर ठिकानों पे जब आप हमला करेंगे तो रेडिएशन फैलेगा। हमने जब पाकिस्तान पे किया तो हमने इजिप्ट से प्लेन बुलाए, बोरॉन वहां पे छिड़कवाया। We took the responsibility and of bringing down the nuclear radiation. अमेरिका ने जब ईरान की फैसिलिटीज पे अटैक किया, वहां से रेडिएशन लीक हुए, अमेरिका को कोई कंसर्न नहीं है, मर रहे हो तुम, मर रहे हो सानू की। तो एक ये चीज अभी आपने देखा होगा, रशिया में भी टेरर अटैक हुए हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, और करने की कोशिश की, असफल हो गए, बात अलग है, लेकिन थोड़ा डैमेज पहुंचा पाए। तो इस चीज को भी उन्होंने एड्रेस किया है कि आप किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक नहीं करें। सेकेंडली, अब यहाँ पर आ जाता है इंफॉर्मेशन का पूरा जो एक नेटवर्क है, और क्योंकि अमेरिका ने सैटेलाइट से पहलगाम की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी, तभी वो टेरर अटैक कर पाया। तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी आएगी, डार्क नेट से इंफॉर्मेशन को सेल नहीं किया जाएगा कि टेररिस्ट अगर कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन के ऊपर भी है कि जो ये पूरा का पूरा कंट्रोल है इंफॉर्मेशन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, साइबर अटैक्स करवाए जाते हैं अगर कोई बात मानता नहीं है, इन सब मुद्दों के ऊपर जो डिटेल में इस एससीओ के डॉक्यूमेंट में आया है। यानी कि जो अमेरिका की हेजिमनी है, जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, एक एक बात वो यूनिपोलर वर्ल्ड को अटैक करती है। बेशक वो डॉलर में काम करना हो, कौन सी कंट्री से हम सामान खरीद सकते हैं, किससे नहीं खरीद सकते, इन्फॉर्मेशन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। दुश्मन कंट्री के पास तो इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन भारत के साथ इन्फॉर्मेशन नहीं आती, ये नहीं चलेगा। तो यानी कि मल्टी लेवल पर आपने
मोदी ओके, जी ने आई नहीं, कंटिन्यू। आपके मोदी जी ने। हाँ। तो आप यहाँ पर इसके साथ साथ आपने वन फाइन डे आप सो करके उठे और आपको पता लगा आप ब्लैक लिस्टेड है, या उस कंट्री से आपने अपनी सामान मंगाना था वो ब्लैक लिस्टेड है, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। तो ये सारी चीजें जब इंफॉर्मेशन होता है, साइबर सिक्योरिटी होती है, तो जो इस पे अटैक होता है वो एक्चुअली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के नेटवर्क पर होता है। हम्म। सेकेंडली, एक जो इलॉन मस्क के सैटेलाइट्स हैं, वो जो बीम सैटेलाइट इंटरनेट दे रहे हैं, उसके कारण जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं उनको ऑपरेट करने में बहुत सफलता में होती है। जो हमने 2024 में देखा कि मणिपुर वगैरह में विदेशियों के पास सैटेलाइट फोन्स थे, और इलॉन मस्क ने ये बताने से मना कर दिया कि उसने ये सैटेलाइट फोन किसको दिए। ड्रग्स के पैकेट्स के साथ सैटेलाइट फोन पकड़े जा रहे हैं, और 5-5 हजार किलो के साथ। तो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही कि ये किसने कंसाइनमेंट भेजा है, बिकॉज इट वाज एन अटैक ऑन नेशनैलिटी। भारत के उस पे अटैक था। तो ये जो टेक फ्लुएंसी है, ये अगर एस्टेब्लिश हो जाती है, रियल टाइम टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन हर देश को मिल जाती है, हर देश और उसके नागरिक सुरक्षित रहेंगे, और ये हमारा बहुत बड़ा लीप होगा। कोई टेरर अटैक हो ही नहीं पाएगा। तो जब आप इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी आदि पे लेते हैं, और एक चीज देखें, जिस तरह से एआई का जमाना बढ़ता जा रहा है, उसमें एक वो आ रहा है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन और इस सब का थ्रेट भी काफी बढ़ रहा है। तो अगर इंफॉर्मेशन फ्लो स्मूथ हो जाता है, तो काफी सारी शांति आ जाएगी, क्योंकि आप लोकतंत्र है ज्यादा से ज्यादा देशों में, और इंफॉर्मेशन से आप लोगों की वोटिंग पैटर्न को बदल सकते हैं। तो ये भी देशों की सिक्योरिटी में आ जाता है। ये सारे पॉइंट्स लेकर के मोदी जी इस एससीओ मीट में आए हैं, और अगर ये जैसे वो चाहते हैं इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो काफी लाभ होगा। जी। मंजरी जी, ये जो ललकार है ना दुश्मन कंट्री से, मैं बता रहा हूँ, इसकी आवाज़, इसकी गूंज ये पूरे दुनिया में जारी है, और ये एस्टेब्लिश कर रही है कि अब हम दादागिरी किसी की सहन नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो अभी भी भारत के फेवर का है, हमारे अगेंस्ट नहीं है। ये आपको वक्त बताएगा, क्योंकि एक एक चीज़ जो हमने पहले बोली थी कि ये जो हमारे ऊपर टैरिफ है, इससे हमारी और चाइना की जो दोस्ती है वो और बढ़ जाएगी। चाइना हमें एक पार्टनर की तरह देखना शुरू कर देगा। वही काम आज हो भी रहे हैं। और साथ में अगर तड़का लग गया रशिया का बीच में, जिसको बोलते हैं BRC, भारत रशिया चाइना, जो आपको दिखता है दुनिया की 30-40% जीडीपी तो ये 3 कंट्रीज़ की है, और रिसोर्सेज भी इन्हीं के पास हैं। अगर ये इकट्ठे होते हैं तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है इसको तो तोड़ दिया आपने, यानी कि पिलर के अंदर क्रैक्स आ गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का वेट भी ज़्यादा है, वो पिलर के ऊपर खड़े हैं, वो वैसे ही टूटने वाला है। तो यानी कि आपने मल्टीपोलर वर्ल्ड की नींव रख दी एससीओ के अंदर दुश्मन कंट्री से। अपने कंट्री में तो हर एक बंदा शेयर होता है। मोदी जी चाइना में आके भी शेयर है। मुझे लगता है उनको पता लग गया कि सुमित जैन यहाँ रहता है, तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाती है कि मेरे साथ एक और शेयर भी है। तो बद्री जी, थैंक यू सो मच। ये मज़ा आ गया, ये पूरी डीप एनालिसिस जो आपकी है, ये कोई नहीं बता रहा। ये जो जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक मोदी जी यहाँ पे करके गए हैं, इस एनालिसिस को करने के लिए हिम्मत चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस रिसर्च, फॉर दिस इन डेप्थ एनालिसिस। एंड दोस्तों, आपको भी मज़ा आया होगा कि हमारा प्रधानमंत्री दुश्मन कंट्री में बैठकर दुनिया को ललकार रहा है कि तुम्हारी हेजीमनी, तुम्हारा कंट्रोल, वो बेशक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हो, वो ट्रेड पे हो, वो डॉलर पे हो, वो इवन की यूनाइटेड नेशंस क्यों ना हो, अब नहीं चलेगी। चलेगी तो हम सबकी चलेगी, वरना किसी की नहीं चलेगी। यानी कि अगर मेरा काम ना हुआ तो मैं तुम्हारा भी होने नहीं दूंगा। तो ये हालत है, इसलिए बोल रहा हूँ ये ललकार बहुत गहरी है और तेज़ है। जी, आपका म्यूट है मैडम। को गोरखपुर में एक कहावत है, ना खेलब ना खिलाई वो भब्बड़ मचाई। अगर गड़बड़ करोगे तो ना मैं खेलूंगा ना तुमको खेलने दूंगा, और साथ में अनार्की और करूंगा। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग मैसेज सेंड टू डीप स्टेट। जी। देखिए, आपने यानी कि मान लिया कि योगी जी के गोरखपुर से ही आवाज़ निकली है, मोदी जी तो सिर्फ बोल रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली आपको एडमिट करना पड़ेगा योगी जी भी कम नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।
जय हिंद, वंदे मातरम।